रसोई की छत पर लटका पंखा धीरे धीरे घूम रहा था, मगर गर्मी की तपिश इतनी तेज थी कि जैसे हवा ने उसका साथी छोड़ दिया हो। चूल्हे पर रखी केतली से भाप उठ रही थी और मरहा हाथ में चम्मच पकड़े बुरा सा मुंह बनाते हुए चाय की पत्ती डाल रही थी। उसके होंठ बड़बड़ाहट में हिल रहे थे। झुंझलाकर वह बोली, क्या मुसीबत है इस आदमी को, जब देखो मुंह उठाकर हमारे घर चला आता है। फेल मैं हो रही हूँ, लेकिन समस्या उससे है। अब्बा ने बस एक बार कहा था कि मरहा को पढ़ा देना, और ये आदमी तो जैसे मेरे पीछे ही पड़ गया है। मेरा बस चले तो अभी के अभी घर से निकाल दूँ, मगर क्या करूँ, बड़े बाबा की वजह से मजबूर हूँ। उनकी औलाद ना होता तो आज मैं उसे बता देती कि मरहा सलीम कौन है। चीनी का डिब्बा खोलते ही उसने ज़ोर से चम्मच उसमें मारा, जैसे गुस्सा चीनी के दानों पर उतार रही हो। तभी रसोई के दरवाजे से उसकी अम्मी अंदर आईं, हाथ में आटे की थाली लिए। कदमों की आहट पर मरहा ने चौंक कर उनकी ओर देखा, क्योंकि शाहमीर के आने के बाद अम्मी का उसके पास से उठ जाना तो नामुमकिन था। वह कुछ कहती इससे पहले ही अम्मी ने जल्दी से कहा, अरे मरहा, पराठा भी बना देना, शाहमीर खाकर जाएगा, और चाय अच्छी बनाना। पिछली बार तुमने चाय इतनी बेस्वाद बनाई थी कि मुझे से तो घूंट तक नहीं लिया गया था। मगर वह बच्चा एक शब्द नहीं बोला, चुपचाप पूरी चाय पी गया। मरहा पलटकर झुंझलाहट में बोली, क्या मुसीबत है अम्मी, ये इंसान क्यों आता है हमारे घर, आखिर इसकी समस्या क्या है। अब्बा ने बस एक बार कहा था कि मरहा को पढ़ा देना, मगर ये आदमी मेरे पीछे क्यों पड़ा है। मुझे नहीं पढ़ना शाहमीर भाई से, आप उनसे कहें कि ये यहाँ से चले जाएं। मेरे लिए तो ये अजाब बन गया है। और कौन सा पिछले साल मैं पास हो गई थी। अगर इतने ही अच्छे ट्यूटर हैं तो पास क्यों नहीं कराया, फेल क्यों हो गई मैं। नाजिश बेगम ने तुरंत आंखें तरेर कर डांटते हुए कहा, तमीज़ से बात करो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी अदब लिहाज नहीं है। ज़्यादा ज़ुबान चलने लगी है तुम्हारी। वह तुमसे बड़े हैं और तुम उन्हें आदमी कहकर पुकार रही हो। 2 थप्पड़ लगाऊंगी तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। एहसान मानो उस शख्स का जो तुम्हारे लिए अपने दफ्तर के वक्त से समय निकालता है, मगर नहीं, तुम जैसे नाशुक्रे लोग हमेशा पीछे ही रह जाते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ पाते। मरहा के चेहरे पर जिद और गुस्से की लकीरें गहरी हो गईं। चम्मच चाय में घुमाते हुए उसने तेज़ लहजे में कहा, मैंने कब कहा कि मेरे लिए समय निकाला जाए। मैंने जब कह दिया कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, तो फिर क्यों मुझे ज़बरदस्ती सप्लीमेंट्री परीक्षा दिलाई जा रही है, वह भी इनके कहने पर। ये साहब मेरे सिर पर क्यों सवार हैं। मैं खुद से अब्बा से कहूँगी, मुझे इनसे ट्यूशन नहीं लेनी। ये बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाते, बस डांटते रहते हैं, ऊपर से हुक्म चलाते हैं, मेरे लिए चाय बनाओ, पराठे लाओ। मैं इनकी स्टूडेंट हूँ या नौकरानी। नाजिश बेगम ने ऊंची आवाज़ में कहा, बहुत ज़ुबान चलती है तुम्हारी। अगर यही ज़ुबान अपने वाइवा के लिए इस्तेमाल कर लो तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी कामयाबी की मिठाई हम सब बांटेंगे। कम से कम मैट्रिक तो पास कर लो। मैट्रिक भी तुमसे पास नहीं हो पा रही। 2 सप्लीमेंट्री आ चुकी हैं। वह तुम्हें पढ़ाने आता है तो तुम्हारे बाप का कितना पैसा बचता है, वरना इतना महंगा ट्यूशन कहाँ से लगाते हम। कोई एहसास है तुम्हें अपने बाप का? मगर नहीं, उसके लाड़ प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हो तुम। मेरा बस चले तो कभी तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा दूं। सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से मजबूर हूँ, वरना सही तमीज़ सिखाती मैं तुम्हें। मरहा मुँह बिगाड़ते हुए धीमी आवाज़ में बोली, हाँ, सारे एहसास तो शाहमीर भाई को ही हैं। पता नहीं अब्बा ने क्या सोचकर उनसे कह दिया। इतना डांटते हैं, आज भी टेस्ट है जो मुझे याद नहीं। पता नहीं कैसी सज़ा देंगे। कल भी कहकर गए थे कि अगर टेस्ट याद नहीं हुआ तो छोड़ूंगा नहीं। सच कह रही हूँ अम्मी, ये ट्यूटर नहीं बल्कि मेरी जान का अजाब है, आप माने या ना माने। नाजिश बेगम तुरंत बोली, हाँ तो अगर मेहंदी लगाने से तुम्हें फुर्सत मिल जाती तो तुम कुछ याद कर लेती। हर वक्त सजने संवरने में लगी रहती हो। तुम्हारी उम्र की लड़कियां पढ़ाई में दिल लगाती हैं, मगर तुम मेकअप, ज्वेलरी, नेल पॉलिश, इन्हीं सब में उलझी रहती हो। इन सब से बाहर निकलो तो पढ़ाई की तरफ भी रुझान हो। मरहा के माथे पर बल पड़ गए। उसने चूल्हे से नज़र हटाकर अम्मी को घूरते हुए कहा, बस अम्मी,
हर वक्त मुझे ही ताने देती रहती हैं आप, जैसे मेरा कुछ बनने वाला ही नहीं। आप देख लेना, एक दिन आप मुझे देखकर गर्व करेंगी और कहेंगे कि मरहा जैसी कोई नहीं। नाजिश बेगम ने आटे की थाली ज़ोर से रखी और बोली, चुप हो जाओ, तुम्हारी बातें बहुत निराली होती हैं। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं कि तुम्हारी इन निराली बातों पर बर्बाद करूं। तुरंत पराठा बनाओ और लेकर आओ, मैं उसके साथ ही ड्राइंग रूम में बैठी हूँ। मरहा ने दांत भींचकर चम्मच केतली में मारा और मुंह फुलाकर फिर से चूल्हे की तरफ ध्यान दिया। उठती भाप से उसका चेहरा लाल हो गया। वह चुपचाप आटे की टिक्की बेलते हुए मन ही मन बड़ा रही थी। कितनी आज़ादी है मुझे इस घर में, हर बात पर ताने, हर वक्त शाहमीर भाई की तारीफ। देखना, एक दिन इन्हें अच्छी तरह मज़ा चखाऊंगी। रसोई में आटे और प्याज की खुशबू फैली हुई थी। चाय की महक भाप के साथ मिलकर वातावरण में घुली थी। बाहर ड्राइंग रूम में पंखे की थरथराहट सुनाई दे रही थी, जहां शाहमीर किताबें खोले बैठा मरहा का इंतज़ार कर रहा था। मरहा ने आटे की टिक्की बेलते हुए ज़ोर से बेलन पटका, जैसे गुस्सा उसी लकड़ी पर उतार रही हो। उसकी सांस तेज हो रही थी, मगर आंखों में एक ज़िद्दी चमक थी। देखना, आज जानबूझकर कुछ नहीं पढ़ूंगी। खुद ही समझ लें कि मुझे पढ़ाई से कितनी नफ़रत है। ये बला हमेशा मेरे सिर पर सवार रहती है। नाजिश बेगम आखिरी बार रसोई से निकलते हुए बस एक नज़र उस पर डालकर सिर झटकते हुए बाहर चली गईं। मरहा ने जलती आंखों से चाय के प्याले में चीनी घुमाई और खुद से बड़बड़ाई, ये चाय भी उसकी किस्मत की तरह कड़वी ही बनेगी। देख लेना, कुछ भी अच्छा नहीं दूंगी। कुछ देर बाद ड्राइंग रूम की खिड़की से हल्की सी रोशनी भीतर आ रही थी। पंखे की घरघराहट सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। मेज़ पर किताबें फैली थीं और शाहमीर नोट्स लिखने में मगन था। उसके चेहरे पर ध्यान की ऐसी गहराई थी जिसने मरहा के मन में अजीब सा बेचैनी पैदा कर दी। उसे याद नहीं था कि आज का टेस्ट है, और यही बात उसे भीतर ही भीतर डरा रही थी। रसोई में चाहे जितना झुंझलाती रहे, मगर वह भली भांति जानती थी कि इस हिटलर के सामने जाते ही उसकी ज़बान बंद हो जाएगी और एक शब्द भी नहीं निकल पाएगा। कुछ पल बाद वह हाथ में ट्रे लिए जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, उसकी नज़र सीधे शाहमीर पर पड़ी। देखने में वह भला का खूबसूरत था, जैसे कमरे की सारी रोशनी उसी के चारों ओर सिमट गई हो। खुदा ने उसे बड़े फुर्सत से गढ़ा था। लंबा चौड़ा कद, मजबूत कसरती जिस्म, पैंट शर्ट पहने वह उस पल राजकुमारों को भी मात दे रहा था। मरहा ने झिझकते हुए ट्रे मेज़ पर रखी और धीरे से बोली, ये खा लीजिए, उसके बाद पढ़ा दीजिएगा, अम्मी कह रही थी। शाहमीर ने एक नज़र उसकी ओर देखा, आंखों में सख्ती झलक रही थी। फिर किताब पर झुकते हुए बोला, हाँ खा रहा हूँ, लेकिन तुम काम करो, पहले ये न्यूमेरिकल सॉल्व करो और मुझे दिखाओ, फिर आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे। और ये बताओ, आज का केमिस्ट्री टेस्ट याद किया है या नहीं? मरहा ने डर के मारे तुरंत सिर झुका लिया। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वह नरम मगर हिचकते स्वर में बोली, शाहमीर भाई, दरअसल मैं याद करने वाली थी, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इस वजह से। उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि शाहमीर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और वह गरजते स्वर में बोला, तमीज़ से बात करो, इस वक्त मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, मुझे सर कहकर बुलाओ। ये भाई भाई क्या होता है? ज़रा सी भी तहजीब नहीं है तुम में। कल भी मना किया था, फिर भी मेरी बात की परवाह नहीं। अगर दोबारा तुम्हारे मुंह से भाई सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम प्यार की भाषा समझती ही नहीं हो। मरहा पल भर के लिए हतप्रभ रह गई, आंखों में हैरानी उतर आई, मगर सिर झुकाकर धीरे से बोली, जी सर, आइंदा ख्याल रखूंगी। आपको सर कहने की आदत नहीं है, इसीलिए भाई कह जाती हूँ। वह बोलने की आदी थी, इसीलिए चुप रह पाना उसके लिए मुश्किल था। शाहमीर ने कुर्सी की पीठ से टिक लगाई, हाथ बांधे
और सख्त स्वर में बोला, अब बताओ, टेस्ट याद किया है या नहीं? फालतू बातें करने से ट्यूशन का वक्त बर्बाद मत करो। अगर यही ज़ुबान तुमने वाइवा के वक्त इस्तेमाल की होती तो आज कम से कम कुछ नंबर लेकर इस सप्लीमेंट्री को तो पास कर लेती, मगर नहीं, तुम जैसी लड़कियां सिर्फ बेकार अपनी ज़ुबान चलाना जानती हैं। मरहा धीमे स्वर में बोली, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसीलिए याद नहीं कर पाई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बात कैसे संभालें, क्योंकि शाहमीर के तेवर साफ गुस्से में थे। उसकी हथेलियां अब पसीने से नम हो रही थीं। शाहमीर ने आंखें सिकोड़कर उसे गहराई से देखा, फिर होठों पर एक तंज भरी मुस्कान लाकर बोला, ये तबीयत मेहंदी लगाते समय क्यों नहीं ख़राब हुई थी? वह सब काम तो बड़ी आसानी से हो जाते हैं, मगर पढ़ाई की बारी आती है तो मैडम की तबीयत बिगड़ जाती है। होश के नाखून तो ले लो, वरना अगर मुझे तुम्हें होश दिलाने पर आना पड़ा तो बहुत पछताओगी। ये जुमला सुनते ही मरहा बुरी तरह सहम गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, नज़रें फर्श पर जम गईं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या बोले। पीठ पीछे वह चाहे कितनी भी बड़ी फनकार बनी रहे, लेकिन सामने आते ही उसकी ज़ुबान बंद हो जाती थी। शाहमीर ने मेज़ पर हाथ मारते हुए गुस्से में कहा, क्या मैं यहाँ खेलने आता हूँ? किस लिए तुम्हें टेस्ट देता हूँ जिसे तुम नज़रअंदाज कर देती हो? पढ़ाई को तुमने खेल बना रखा है। तुम्हारी उम्र की लड़कियाँ कॉलेज पूरा करके यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रही होती हैं और तुम अभी तक स्कूल में ही बैठी हो। शर्म नाम की कोई चीज़ है तुम में या नहीं? पिछली बार भी तुम्हारे पेपर क्लियर हो सकते थे अगर तुम ईमानदारी से पढ़ लेती, मगर नहीं, तुम्हें मुझे तंग करने में मज़ा आता है। क्या मुझे तुमने कोई फालतू इंसान समझ लिया है जो हर वक्त तुम्हें पढ़ाने आता रहूँगा? मरहा ने घबराकर सिर उठाया और कांपती आवाज़ में बोली, मैं क्या करूँ? जब भी टेस्ट याद करने के लिए बैठती हूँ मेरा ध्यान कहीं और चला जाता है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे पढ़ाई पसंद ही नहीं तो आप लोग क्यों मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हैं? आपकी ये मनगढ़ंत बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। शाहमीर ने सख्त निगाहों से देखते हुए कहा, अब तुम्हारा ध्यान मैं ही पढ़ाई में लगाऊंगा। बस अब बहुत हो गया। अगर तुमने ये टेस्ट कल याद करके नहीं दिया तो याद रखना, मैं तुम्हारी गर्दन दबोच दूंगा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें अभी मेरे गुस्से का एहसास नहीं है। मरहा घबरा कर तुरंत बोली, जी जी, अब नहीं होगा। उसके लहजे में डर साफ झलक रहा था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे कानों में बज रही हो। शाहमीर ने गंभीर मगर सख्त स्वर में आगे कहा, निकालो केमिस्ट्री की किताब। कुछ पॉइंट्स समझा रहा हूँ, इससे टेस्ट याद करने में आसानी होगी। अगर फिर भी नहीं किया तो बता रहा हूँ, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मरहा चुपचाप मेज़ के किनारे बैठ गई, सिर झुकाकर किताब खोलने लगी। उसके हाथ हल्के हल्के काँप रहे थे, जैसे पन्ने पलटते वक्त भी उसका डर झलक रहा हो। कमरे में किताबों की खुशबू और चाय की भाप मिलकर भारी सा वातावरण बना रही थी। मरहा के होंठ भींचे हुए थे और आंखों में सहम जाने का भाव था। दूसरी ओर शाहमीर की आंखों की कठोरता और आवाज़ की तीखी गूंज ये ऐलान कर रही थी कि अब खेल ख़त्म और केवल पढ़ाई बाकी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि किस्मत इन दोनों के लिए क्या फ़ैसला कर चुकी है। 1 घंटे बाद ड्राइंग रूम में लगातार पढ़ाने के बाद जब मरहा की आंखों में झुंझलाहट और चेहरे पर थकान साफ दिखने लगी तो शाहमीर ने किताब बंद की और सीधा खड़ा हो गया। वह उसे हमेशा तभी तक पढ़ाता था जब तक वह थक न जाए। जैसे ही महसूस करता कि अब वह ऊबने वाली है, वह पढ़ाई रोक देता। उसने मेज़ पर रखी कलम उठाई, नोट्स समेटे और शांत कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाज़ा खुलते ही हल्की ठंडी हवा का झोंका मिला, जैसे घंटों की घुटन के बाद एक पल को सुकून आ गया हो। अभी वह बाहर निकला ही था कि दाईं तरफ वाले कमरे का दरवाज़ा खुला और नाजिश बेगम सामने आ गईं। उनके हाथ में एक रुमाल था जिसे वह धीरे धीरे मरोड़ रही थी। शाहमीर ने अदब से सिर झुकाया। वह हमेशा खुदा हाफिज़ कहकर निकलता था, मगर आज ऑफिस में मीटिंग थी, इसीलिए चुपचाप जा रहा था। शायद दरवाज़ा खुलने की आहट पर नाजिश बेगम को अंदाज़ा हो गया था। करीब आते ही उन्होंने प्यार भरे स्वर में कहा, जा रहे हो बेटा? शाहमीर ने सिर हिलाया, जी, बस निकल रहा हूँ। आज ऑफिस में मीटिंग है, इसीलिए जल्दी जा रहा हूँ। और मैडम ने आज फिर टेस्ट याद नहीं किया था तो ज़्यादा वक्त नहीं लगा। मैंने मेन पॉइंट्स समझा दिए हैं, अब कल आऊँगा।
नाजिश बेगम के चेहरे पर एक पल को ठहराव आया, फिर धीमे स्वर में बोली, बेटा तुमसे काम था। शाहमीर ने हैरानी से उनकी ओर देखा। वह कुछ कहता इससे पहले ही वह बोली, क्या तुम अपने बाबा तक एक पैगाम पहुंचा दोगे? बहुत ज़रूरी है। भाई साहब काफ़ी व्यस्त रहते हैं, वरना मैं खुद मिलने तुम्हारे घर चली आती, मगर रात के वक्त जाना हमें अच्छा नहीं लगता। शाहमीर ने ताज्जुब से पूछा, जी कहिए, सब खैरियत है? कोई टेंशन की बात तो नहीं? चाचू ठीक है ना? वह अपनापन भरे स्वर में बोला। नाजिश बेगम कुछ क्षण चुप रहीं, जैसे लफ्ज़ सोच रही हों, फिर गंभीरता से बोली, दरअसल तुम्हारे चाचू फ़ोन कर रहे हैं तुम्हारे बाबा को, मगर वह उठा नहीं रहे, शायद किसी मीटिंग में हों। 2 दिन से वह तुम्हारी तरफ आने की कोशिश भी कर रहे हैं, मगर ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाती और निकलते निकलते रात हो जाती है, और मुझे रात के वक्त किसी के घर जाना अच्छा नहीं लगता। शाहमीर ने धैर्य से जवाब दिया, जी तो वह क्या कहना चाहते हैं? आप मुझे बताइए, सब ठीक तो है? इतनी अर्जेंट मुलाकात क्यों करना चाहते हैं? ना जाने क्यों उसके भीतर ही भीतर बेचैनी होने लगी थी। नाजिश बेगम ने एक पल को नज़रें झुका लीं, फिर गंभीर स्वर में बोली, बेटा मरहा के लिए एक रिश्ता आया है, बहुत ही काबिल लड़का है, हमें तो बहुत अच्छा लगा, तुम्हारे चाचू को भी बहुत पसंद आया है, मगर वो चाहती थी कि तुम्हारे बाबा से बात कर लें ताकि वो खुद भी अपनी तसल्ली कर सके। तुम भी आ जाना, मुझे अच्छा लगेगा। तुमने मेरी मरहा के लिए बहुत कुछ किया है, मैं ये नहीं भूलती। तुम्हारे चाचू इस रिश्ते से काफ़ी मुतमईन हैं और मैं भी पूरी तरह राज़ी हूँ। फैमिली भी बड़ी नहीं है, हमारी मरहा उन लोगों के साथ खुश रहेगी। ये सुनते ही शाहमीर के चेहरे के नक्श एक पल को सख्त हो गए। उसकी आंखों में नापसंदगी की झलक उतर आई, मगर उसने खुद को संभाल लिया। उसने गहरी सांस भरते हुए कहा, लेकिन अभी वो छोटी है, सिर्फ 18 साल की। आप इतनी कम उम्र में उसकी शादी करवाएंगी? अभी अगर वो मैट्रिक पास कर लेती तो सिर्फ 2nd ईयर में होती। क्या हो गया है आपको? हमारे ख़ानदान में कब इतनी कम उम्र में लड़कियों की शादियां होने लगीं? आप क्या सोच रही हैं उसके बारे में? नाजिश बेगम ने सिर हिलाकर तल्खी से कहा, उसे पढ़ाई का कोई शौक़ नहीं है, सिर्फ तुम्हारे चाचू की ख्वाहिश है कि ये लड़की मैट्रिक कर ले, इसीलिए हमने इसे तुम्हारे जिम्मे डाला हुआ है, मगर मुझे नहीं लगता ये कुछ कर पाएगी, इसीलिए उसके बाबा चाहते हैं कि इसकी शादी करवा दें। वैसे भी इसे पहनने ओढ़ने का बहुत शौक़ है, अपना घर संभाल लेगी, मैंने सब कुछ इसे सिखा दिया है, रिश्तों को संभालने का हुनर इसके पास है। मेरी बच्ची किसी से बदतमीज़ी नहीं करती, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि ये कभी कोई ऐसी गलती नहीं करेगी जो बात के लिए नुकसानदेह हो। शाहमीर ने गहरी सांस ली और नरम मगर एहतियाजी अंदाज में बोला, मगर अभी वो बहुत छोटी है, इसे पढ़ने दें, अपना करियर बनाने दें। आप ऐसी बातें इसके दिमाग में डाल ही क्यों रही हैं? आपकी वजह से ये बिगड़ जाएगी। आप क्यों ऐसे कर रही हैं चाची? बाबा भी आपको यही कहेंगे कि अभी इसका रिश्ता करने की कोई ज़रूरत नहीं। नाजिश बेगम तुरंत हंसते हुए बोली, अरे बेटा छोड़ो, लड़कियों का कौन सा करियर होता है, अपने घर की हो जाए, हम दोनों के लिए यही सुकून की बात है। हमारे कौन से 10-12 बच्चे हैं, बस यही एक है, कब सांसें रुक जाएं कुछ पता नहीं। इसे अपनी ज़िंदगी में इसके घर का कर देंगे तो हम पुरसुकून रहेंगे। शाहमीर ने बेबस होकर नज़रें झुका ली और बस इतना कहा, जी, फिर सलाम करके दरवाजे की तरफ बढ़ गया, मगर उसके कदमों की रफ्तार सुस्त थी, जैसे अंदरूनी कश्मकश ने उसे भारी कर दिया हो। दरवाजे से बाहर निकलते हुए उसके चेहरे पर सख्ती और बेचैनी साफ झलक रही थी। वो बेहद बेचैन नज़र आ रहा था, और भला बेचैन क्यों ना होता, जिस लड़की को उसने हमेशा अपने लिए चुना था, जिसके साथ रहने के लिए वो कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता था, उसे किसी और का होते देखना या उसके बारे में ऐसा सोचना भी उसके लिए गुनाह जैसा लग रहा था। उसका दिमाग अब तेज़ी से काम करने लगा था। वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। मरहा उसकी थी और ये बात तय थी। गाड़ी में बैठते ही उसने अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स को फ़ोन मिलाया और एक पल भी नहीं लगा उसे ये फ़ैसला करने में कि अब देर नहीं करनी है। वक्त की रफ्तार न कभी थमी है और न कभी थम सकेगी। शाम ढल रही थी, कमरे की खिड़की से हल्की सी मध्यम रोशनी अंदर उतर रही थी। मरहा अपने बिस्तर पर आराम से अर्ध
निद्रा में बैठी थी। सामने आईने पर नजरें जमाए वो एहतियात से अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा रही थी। कमरे में पॉलिश की तेज खुशबू फैली हुई थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे दुनिया की कोई फिक्र ना हो। वो ऐसी ही थी, अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी जीने वाली। उसे न पढ़ाई की परवाह थी, न रिश्तों की, और न ही ज़िंदगी की किसी और बात की। बस अपने आप में मगन रहना उसका पसंदीदा शगल था। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और नाजिश बेगम तेज़ कदमों से अंदर आईं। उनके चेहरे पर उलझन और हैरानी साफ झलक रही थी। मरहा ने एक नज़र उनकी तरफ डाली और फिर से अपने नाखूनों पर ब्रश फेरने लगी। नाजिश बेगम सीधा बोली, मरहा, गज़ब हो गया। मैं तो ये खबर सुनकर ही दंग रह गई हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा जो मैं सुनकर आ रही हूँ वो हकीकत है। उसने अचरज से उनकी तरफ देखा। वो कुछ कहती इससे पहले ही नाजिश बेगम आगे बोली, तुम्हारे बड़े बाबा के घर से फ़ोन आया है। बता रहे हैं कि शाहमीर की शादी है, वो भी इसी हफ्ते। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि यह अचानक फ़ैसला क्यों किया गया। कल तक सबको यही पता चल रहा था कि शाहमीर 5 साल से पहले शादी नहीं करेगा। उसे अपना करियर बनाना है, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है, फिर शादी, वो भी इतनी जल्दी। ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मरहा के हाथ से नेल पॉलिश की बोतल ज़रा सी हिलकर गिरने ही वाली थी, मगर उसने तुरंत संभाल लिया। हैरत उसके चेहरे पर यूं छा गई जैसे अचानक बिजली गरज जाए। उसने नेल पॉलिश एक तरफ फेंकी और सीधी होकर बैठ गई। फिर अपनी माँ को देखते हुए उलझन भरे चेहरे में बोली, आप झूठ बोल रही हैं ना? ये सच नहीं है। आप बेवजह कह रही हैं ना? ये मजाक है ना? वो हैरत और शक के मिले जुले अंदाज में बोली। नाजिश बेगम ने तुरंत इनकार में सिर हिलाया, नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूँगी। वो कह रहे हैं कि अचानक ही सब कुछ तय हुआ है। लड़की वालों को ज़रा जल्दी है, इसीलिए चाहते हैं कि शादी इसी हफ्ते हो जाए। वैसे भी तुम्हारे बड़े बाबा के पास खुदा का दिया सब कुछ है, दौलत, घर, गाड़ियाँ। उन्हें किस चीज़ की परवाह, वो तो तुरंत ही शादी की तैयारियां भी कर सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शाहमीर इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकता है? उसका इरादा तो दूर दूर तक नहीं था। मरहा के चेहरे पर हैरत की जगह खुशी छा गई। वो फ़ौरन उछलकर खड़ी हुई और चाह कर बोली, वाह जनाब, मज़ा आ जाएगा। इनसे मेरी जान छूट जाएगी। अब जब वो पढ़ाने आएंगे तो उनकी बीवी को एतराज़ होगा और फिर ये मुझे पढ़ाएंगे भी नहीं। आपसे माफ़ी मांग लेंगे। मेरे तो मज़े आ गए। इनकी तो बीवी ही इन्हें सीधा करेगी। जितने हिटलर हैं रोज़ मारेगी। क्या समझते हैं दूसरी लड़कियों को डरा धमका कर ये चैन से रह लेंगे? मेरी तो बद्दुआ है कि इनकी बीवी इन्हें रोज़ मारे और कमरे से भी निकाल दे। बड़ा मज़ा आएगा। मैं तो डांस करूँगी और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर इनकी शादी में जाऊँगी। ये कहते ही वो खुशी से नाचने लगी, हाथों को लहराते हुए पूरे कमरे में घूमने लगी। उसके कह कहे गूंजने लगे। नाजिश बेगम माथा पीटते हुए बोली, खुदा खैर करे, तुम्हें तो अफसोस करना चाहिए। पता नहीं कैसी लड़की हो तुम। मैं क्या करूं तुम्हारा? मगर मरहा ज़रा भी गंभीर न हुई। मुस्कुराते हुए बोली, अफसोस? मुझे तो खुशी मनानी चाहिए। आपको अंदाज़ा है, आज आपने मुझे ऐसी खबर दी है कि दिल कर रहा है आपका माथा चूम लूँ। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी होगी उनकी शादी की, क्योंकि मुझे यकीन है कि लड़कियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उनके शौहर किसी और को ज़रा भी तवज्जो दें या वक्त दें। और मैं तो बेवजह इनकी बीवी के दिमाग में इतनी उल्टी सीधी बातें डाल दूँगी कि वो मुझे पढ़ाने का सोच भी नहीं पाएंगे। वो अपने ही मंसूबों पर खुश हो रही थी, इस बात से बेखबर कि उसके लिए जाल बिछाया जा चुका था। नाजिश बेगम ने गुस्से से हाथ झटक दिया। यही सोच है तुम्हारी? जल्दी से जल्दी तुम्हारे भी हाथ पीले करूँगी, फिर देखती हूँ ये तुम्हारी खुशियाँ कहाँ जाती हैं। तंग कर दिया है तुमने मुझे। मरहा उत्साह भरे लहजे में फ़ौरन बोली, मुझे तो सब मंजूर है, बस आप आज के बाद रोज़ ऐसी खुशखबरी दिया करें। आज आप मुझे सबसे अच्छी लग रही हैं। आप जैसी माँ पूरी दुनिया में नहीं। उसके चेहरे पर मासूम सी खुशी और बचपना था, जैसे वो सचमुच दुनिया की किसी बड़ी फिक्र से आज़ाद हो। नाजिश बेगम ने इनकार में सिर हिलाया। उनके लबों से बेजारी भरी आवाज़ निकली, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। इसकी तो अजीब ही सोच है। क्या ही करूं इसका मैं? ये कहकर वो मायूस कदमों से कमरे से बाहर निकल गईं। दरवाज़ा बंद हुआ तो मरहा ने फिर आईने के सामने जाकर हंसते हुए अपने बाल संवारने शुरू कर दिए। वो अपने आप से बोली, अब पढ़ाई के ताने ख़त्म
اور میرے سکون کے دن شروع۔ واہ مرحا بیوی، قسمت نے بھی خوب کھیل کھیلا ہے۔ کمرے میں نیل پالش کی خوشبو اور مرحا کی ہنسی گونج رہی تھی۔ باہر شام کی ہوا میں ٹھنڈک بڑھ گئی تھی، مگر اندر مرحا کی خوشی نے فضا کو جیسے ہلکا پھلکا اور شوق بنا دیا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھمی ہے اور نہ کبھی تھم سکے گی۔ دھیرے دھیرے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ شادی کی تیاریاں اپنے چرم پر تھیں۔ شام ڈھلتے ہی میرج ہال جانے کا وقت قریب آ گیا تھا۔ مرحا کمرے کے آئینے کے سامنے کھڑی تھی، بلیک لمبی فراک پہنے، کانوں میں جھمکے جھلملاتے اور کھلے بال کندھوں پر بکھرے۔ دوپٹہ اس نے بے پرواہی سے ایک طرف ڈالا ہوا تھا۔ آئینے میں اپنی جھلک دیکھ کر وہ مسکرا رہی تھی۔ اس وقت وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی، جیسے ہر نظر کو اپنی طرف کھینچ لے۔ اسی دوران نازش بیگم کمرے میں داخل ہوئیں، ایک نظر اپنی بیٹی پر ڈالی اور ترنت گھبرا کر بولی، مرحا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ اگر شاہمین نے تمہیں کھلے بالوں میں دیکھ لیا تو بے وجہ تم پر غصہ کرے گا۔ یہ بال سمیٹو اور دوپٹہ ادب سے سر پر لے کر بارات میں چلو۔ تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حد کرتی ہو، وہ دولہا ضرور بنا ہے لیکن تم پر عقاب کی نظریں رکھے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ مرحا نے آئینے میں ہی ماں کی طرف دیکھا، پھر اترا کر بولی، میں کیوں سنوں ان کی بات؟ اب تو ان کی بیگم آ چکی ہیں۔ روک ٹوک کرنی ہے تو اپنی بیوی کو کریں، مجھ پر کسی بھی قسم کا دھوس جمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اب کسی کی نہیں سنوں گی، آئے بڑے۔ نازش بیگم نے بیٹی کی ضد دیکھ کر دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور تیز لہجے میں بولی، 2 تھپڑ کھاؤ گی تم مجھ سے، بال باندھو فوراً۔ خاندان کے بڑے تمہیں تو کچھ نہیں بولیں گے، مگر میری شامت آ جائے گی، تمہارے بڑے بابا بھی ڈانٹیں گے، تمہارے ابا بھی مجھے ڈانٹیں گے۔ فوراً سمیٹو ورنہ ابھی تمہارا ابا تو آ ہی رہے ہیں، وہی تمہارا دماغ درست کریں گے۔ مرحا منہ بسورتے ہوئے بولی، خاندان میں ایک لڑکی ہونے کے بہت نقصان ہیں۔ بے وجہ لوگ کہتے ہیں کہ اکلوتی لڑکی سب کی لاڈلی ہوتی ہے۔ مجھ پر تو تمام قانون عائد کیے جاتے ہیں، یہ مت کرو، ایسے کپڑے مت پہنو، ادھر مت جاؤ، یہاں مت بیٹھو۔ یار امی، انسان ہوں میں، بال کھول کر جاؤں گی؟ ہماری ساری کزنس کی یہی تھیم ہے۔ پھپھو کی لڑکیاں بھی تو بال کھول کر آ رہی ہیں۔ نازش بیگم سخت لہجے میں بولی، پھپھو کی لڑکیوں کا خاندان الگ ہے، ان کا باپ الگ ہے، مگر تمہارا خاندان ایک ہے، تمہیں اپنی عزت کا پاس رکھنا ہے، بس زیادہ بحث نہیں، فوراً بال باندھو۔ مرحا نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ماں کو منہ پھلا کر دیکھا، جیسے دل پر زبردستی کر رہی ہو، مگر آخرکار اس نے سنجیدگی سے کنگھی پکڑی اور بالوں کو آہستہ آہستہ سمیٹنے لگی۔ جیسے ہی اس نے بالوں کو جوڑے کی شکل دی، دوپٹہ سر پر سنبھالا تو اس کی خوبصورتی اور نکھر گئی تھی۔ نازش بیگم کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، دل ہی دل میں بیٹی کی بلائیں اتاری اور دھیرے سے دعا کی، یا خدا میری بچی کے نصیب اچھے کرنا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور سلیم صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ مکمل تیاری کے ساتھ خوش و خرم دکھائی دے رہے تھے۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ وہ قریب آئے اور مرحا کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، میری لاڈو رانی بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ مرحا نظریں جھکا کر مسکراتے ہوئے بولی، شکریہ ابو۔ سلیم صاحب نے بیوی کو دیکھا اور اطمینان کی سانس لی، پھر بولے، چلو دیر ہو رہی ہے، سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ مرحا نے ہینڈ بیگ اٹھایا، نازش بیگم نے دوپٹہ درست کیا اور سلیم صاحب نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا۔ تینوں ساتھ ساتھ نکلے۔ گھر کے باہر گاڑی تیار کھڑی تھی۔ شام کی ہوا میں ہلکی کھنک تھی اور فضاؤں میں شادی کی گہما گہمی کا رنگ گھلا چکا تھا۔ مرحا نے گاڑی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ایک آخری نظر اپنے کھلے بالوں پر ڈالی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دروازے کے شیشے میں اپنی جھلک دیکھی۔ دل میں اب بھی ضد کا شعلہ ہلکا سا سلگ رہا تھا، مگر ماں اور باپ کے چہروں کی خوشی دیکھ کر وہ خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی کے دروازے بند ہوتے ہی ان کا سفر میرج ہال کی طرف شروع ہوا۔ شام کے جھٹپٹے میں گلیاں روشنیوں سے جگمگا رہی تھیں اور ہر لمحہ مرحا کے لیے ایک نئے تماشے کا اشارہ کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میوزک کی گونج، روشنیوں کی چمک اور ہال کے در و دیوار پر جگمگاتی لڑیاں
सब कुछ इस बात की गवाही दे रहे थे कि ये किसी बड़े घराने की शादी है। मेहमानों की भीड़ हर तरफ फैली हुई थी। मरहा अपनी कजिन्स के झुरमुट में बैठी थी, मगर बाकी सब लड़कियों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। उसके संजीदा नक्श और सर झुकाए बैठने का अंदाज बाकी सबकी शौखियों और कहकहों के दरमियान नुमायां था। अभी वह कुछ कहती कि उसकी कजिन नरमीन करीब झुकते हुए आहिस्ता से बोली, तुम्हें पता है दुल्हन का कुछ पता नहीं चल रहा। पूरा 1 घंटा हो गया है। पार्लर से तो निकल चुकी है मगर यहाँ पहुँची ही नहीं। मरहा फौरन चौंक कर बोली, क्या? सही बताओ, कहीं शाहमीर भाई से शादी से मुकर तो नहीं गई? लेकिन देखो ना कितने मेहमान आए हुए हैं। नरमीन ने घबराकर कंधे उचकाए। पता नहीं, बस अजीब सा लग रहा है, कहानी कुछ और ही लगती है। मरहा मजीद सवाल करने ही वाली थी कि अचानक नाजिश बेगम हड़बड़ाते हुए उनकी टेबल के पास आईं। उनकी आंखों में घबराहट और कदमों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वह सीधी मरहा के पास आईं और उसकी कलाई मजबूती से थामकर तेजी से बोली, चलो ज़रा ब्राइडल रूम में आओ, हमें तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मरहा ने हैरान नज़रों से माँ को देखा। अम्मी, क्या हुआ है? क्यों चुपचाप? आओ, वक्त कम है, नाजिश बेगम सख्त लहजे में बोली और उसे साथ लेकर ब्राइडल रूम की तरफ बढ़ गईं। दरवाज़ा खुलते ही मरहा की नज़रें अंदर मौजूद लोगों पर जम गईं। वहाँ बड़े बाबा असफंद साहब, उनके साथ उनकी बीवी शानज़े बेगम और उसने अपने अब्बू सलीम साहब मौजूद थे। कमरे की फ़िज़ा भारी थी, जैसे सबके दिलों पर बोझ रखा हो। असफंद साहब खुद उठकर आगे बढ़े। उन्होंने मरहा के सर पर शफ़क़त भरा हाथ रखा और धीरे से बोले, मेरी गुड़िया, आज देखते हैं कि तुम अपने बाबा जानी से कितना प्यार करती हो और उनकी बात को कितना मानती हो। मरहा की आंखों में हैरत थी। वह लरसती आवाज़ में बोली, बाबा जानी, सब ठीक है ना? आप सब इतने परेशान क्यों हैं? असफंद साहब ने सर ना में हिलाया, फिर भारी लहजे में बोले, मरहा, आज हमारे ख़ानदान की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। बेटों के हिस्से में जायदाद आती है, मगर बेटियों के हिस्से में ख़ानदान की इज्जत। लेकिन हम तुम्हें सब कुछ देंगे, जायदाद भी और इज्जत भी। बस एक शर्त है, हमारी सर की पगड़ी को झुकने नहीं देना। मरहा घबरा कर कदम पीछे खींचती हुई बोली, बाबा जानी, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मरहा तो आप पर कुर्बान है, आप हुक्म करें, मुझे क्या करना होगा? असफंद साहब ने गहरी सांस ली, फिर उसकी आंखों में झांकते हुए बोले, शाहमीर की दुल्हन वह भाग गई है, निकाह से आखिरी वक्त पर इनकार कर दिया है। अब पूरा ख़ानदान, पूरी बिरादरी, सब मेहमान इकट्ठे हैं। बारात को लौटाया नहीं जा सकता, इज्जत का सवाल है। इसलिए हम चाहते हैं कि आज तुम शाहमीर की दुल्हन बन जाओ। मरहा की आंखें हैरत से बड़ी हो गईं। कमरे की दीवारें जैसे उस पर सिमटने लगीं। दिल की धड़कनें बेतरतीब हो चुकी थीं। वह कांपते होठों से बोली, मैं दुल्हन? सलीम साहब आगे बढ़े, बेटी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मरहा बेटा, ये वक्त सोचने का नहीं है, ख़ानदान की इज्जत का सवाल है। अगर आज हमने इनकार किया तो सब कुछ बिखर जाएगा। हम सब तुम पर भरोसा कर रहे हैं। सांजे बेगम की आंखों में आंसू भरने लगे। वह मुश्किल बोली, बेटी, ये कुर्बानी शायद तेरे नसीब में लिखी थी। अल्लाह तुझे सब्र दे। मरहा के लब काँप रहे थे। वह सब के चेहरे देख रही थी। एक तरफ बाप की बेबसी, दूसरी तरफ ताया की इज्जत और तीसरी तरफ ख़ानदान की सारी नज़रें। दिल चीख रहा था कि वह इनकार कर दे, सबके सामने कह दे कि ये उसके बस में नहीं, मगर उसके कदम जैसे ज़मीन में गाड़ दिए गए थे। अल्फाज गले में अटक गए थे। आहिस्ता आहिस्ता उसने नज़रें झुकाईं और खामोशी इख्तियार कर ली। उस खामोशी ने सबको जवाब दे दिया था। असफंद साहब की आंखों में इत्मीनान झलका। उन्होंने बेटी के सर पर हाथ रखा और धीरे से बोले, मेरी बहादुर गुड़िया। नाजिश बेगम की आंखों से आंसू बह निकले, मगर मरहा ने अपने दुपट्टे का पल्लू मजबूती से थाम लिया था, जैसे खुद को तसल्ली दे रही हो कि अब तकदीर का जो फैसला है वह कबूल है। कमरे की खामोशी में सिर्फ दिलों की धड़कनें गूंज ही रही थीं और बाहर शादी की रौनक में किसी को खबर नहीं थी कि एक दिल अपनी ख्वाहिशों को दफन करके ख़ानदान की इज्जत का सहारा बनने जा रहा है। हॉल में मौजूद रोशनियों की चमक, खुशबुओं की सज लहर और मेहमानों के दरमियान फैली हुई चहचहाट, सब कुछ अपनी जगह था।
मगर स्टेज पर एक अजीब सा सुकून तारी था। मरहा को लाल दुपट्टा उड़ाकर सजा दिया गया था। उसके गले में भारी जेवरात, हाथों पर मेहंदी के गहरे नक्श और चेहरे पर हल्का सा श्रृंगार उसकी मासूमियत को और नुमाया कर रहा था। मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा बोझ था, जैसे वह पलक झपकते की हिम्मत भी नहीं रखती थी। वह शामिर के बराबर बैठी थी। दोनों के दरमियान बामुश्किल चंद इंच का फासला था, लेकिन यह फासला उस लम्हे समंदर जितना वसी महसूस हो रहा था। शामिर सीधे बैठे, चेहरे पर सख्त संजीदगी के साथ सामने देख रहे थे। उनके तासुरात से कुछ समझना मुमकिन न था। मौलवी साहब ने कुरानी आयत की तिलावत ख़त्म की, फिर मुस्कुराते हुए मरहा की तरफ रुख किया। उनकी आवाज़ बेझिल फिज़ा में गूंजी, मरहा सलीम शाह, आपका निकाह शाह मीर शाह के साथ तजवीज़ किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मरहा ने लरसते हाथ अपनी गोद में मजबूती से बांध लिए। उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसने नज़रें उठाकर अपनी माँ को देखा। नाजिश बेगम खामोश खड़ी थी, मगर उनके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों में इत्मीनान के आसार साफ झलक रहे थे। मरहा का दिल जैसे टूट गया। उसने आहिस्ता से सर झुकाया और जब्त के साथ आंखें बंद करके होंठ हिलाए, कबूल है। मौलवी साहब ने दूसरी बार जुमला दोहराया। इस बार उसकी आवाज़ कुछ और भी मध्यम थी। दिल जैसे मजीद बोझिल हो गया था। उसने गहरी सांस भरी और कांपते होठों से फिर बोली, कबूल है। हॉल में मौजूद सब खामोशी से देख रहे थे। कुछ औरतें मुस्कुरा रही थीं, कुछ नौजवान दोस्त आपस में सरगोशियां कर रहे थे, मगर मरहा के लिए दुनिया जैसे घूम रही थी। मौलवी साहब ने तीसरी बार सवाल दोहरा दिया। अब जब्त का बंधन टूट गया था। उसके आंसू तेजी से रुखसारों पर बहने लगे। वह रोते हुए सिसकियों के बीच में बोली, कबूल है। इस एक लफ्ज़ के साथ ही जैसे हॉल में मौजूद खामोशी टूट गई। सब ने इत्मीनान का सांस लिया। औरतों की ज़बानों से दुआएं बुलंद हुईं, कुछ ने खुशी से तालियां बजाईं। अब मौलवी साहब ने रुख शाहमीर की तरफ किया। उनकी आवाज़ यकसा ठहरी हुई थी, शाहमीर शाह, आपका निकाह मरहा सलीम शाह के साथ तजवीज़ किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? शाहमीर ने लम्हे भर को नज़रें झुकाईं, फिर सीधे लहजे में जवाब दिया, कबूल है। मौलवी साहब ने दूसरी बार पूछा। शाहमीर की आवाज़ फिर वही संजीदा और मजबूत थी, कबूल है। तीसरी बार जब सवाल किया गया तो शाहमीर की आंखें एक लम्हे को मरहा के चेहरे पर ठहरीं। उसने आंसू पोंछने की नाकाम कोशिश की। शाहमीर ने पलक झपकाए बिना कहा, कबूल है। यूँ निकाह मुकम्मल हो गया। कागजात पर दस्तखत हुए। काजी साहब ने दुआओं के साथ निकाह नामा मुकम्मल किया। हॉल में मौजूद सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। मरहा के दिल पर बोझ और बढ़ गया था। उसने अपने आंसू चुपचाप दुपट्टे के पल्लू से सुखाए। दिल चाह रहा था कि उठकर भाग जाए, लेकिन पाँव जैसे ज़मीन में जकड़ गए थे। दूसरी तरफ शाहमीर का चेहरा अब भी वही पत्थर जैसा था। कोई खुशी, कोई मुस्कान, कोई जज्बा उसके नक्श में छलकता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ एक संजीदा, सख्त और बेचैन अस्तित्व, जो शायद खुद भी इस निकाह की अचानक सच्चाई से दो चार था। मेहमान एक दूसरे को देख देख कर कह रहे थे, खुदा नसीब अच्छे करे। कुछ औरतें पास आकर मरहा के हाथ थामने लगीं। बेटी रो मत, ये खुशी का मौका है। मगर मरहा के दिल की धड़कनों का तूफान किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ ही देर बाद रुखसती तय हो चुकी थी। कुछ घंटे बाद कमरे के दरवाजे पर गुलाब की पंखुड़ियों की खुशबू और हल्की रोशनियों का घेरा फैला हुआ था। बिस्तर पर सफ़ेद चादर और उसके ऊपर लाल गुलाब बिखरे हुए थे। दीवारों पर जगमगाती हुई फेरी लाइट्स एक अजीब सा माहौल बना रही थीं। मरहा उस कमरे के बीचों बीच सजी हुई स्टेज पर बैठी थी। लाल जोड़ा, भारी दुपट्टा और गले में पड़े जेवरात ने उसके वजूद को और भी बोझिल कर दिया था। हाथ काँप रहे थे और दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थीं जैसे सीना फाड़कर बाहर निकल आएंगी। वह लगातार यही सोच रही थी कि वह यहाँ बैठी क्यों है। वह तो किसी और की शादी देखने आई थी, मगर तकदीर ने उसे खुद दुल्हन बना दिया। कुछ लम्हे ही गुजरे थे कि कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला।
قدموں کی آہٹ سن کر مرحا کا دل اور زور سے دھڑکنے لگا۔ شاہ میر اندر داخل ہوا۔ کالی شیروانی میں اس کا قد اور بھی رعبدار لگ رہا تھا۔ پہلی نظر اپنی نئی دلہن پر ڈالتے ہی اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکان ابھری، مگر اس نے فوراً مسکان دبا لی اور سنجیدگی سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ مرحا کے قریب پہنچ کر رکا اور جھک کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، پھر سخت لہجے میں بولا، بہت اچل رہی تھی نا تم؟ میری شادی کا سن کر خوشیاں منا رہی تھی؟ دیکھو تمہاری ہی کالی نظر لگی ہے۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ مرد ہوتے کیا ہیں۔ آج کی رات تمہیں مجھے سہنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے آہستہ سے مرحا کا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ اس کی نم آنکھیں اور کانپتے ہونٹ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہے۔ آنسو پلکوں سے پھسل کر گالوں پر بہنے لگے۔ مرحا نے ہمت جٹائی، روتے ہوئے بولی، خبردار، خبردار، جو آپ نے کچھ بھی الٹا سیدھا سوچنے کا تصور بھی کیا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ سب میرے ساتھ زبردستی کیا گیا ہے۔ شاہ میر نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر ٹھنڈے لہجے میں بولا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ زبردستی ہوئی ہے یا تمہاری مرضی سے۔ حقیقت یہ ہے کہ اب تم میری بیوی ہو۔ مجھے تم سے ویواہک سکون چاہیے اور تمہیں مجھے قبول کرنا ہی پڑے گا۔ مرحا سسکیوں کے بیچ چیخی، خبردار، جو آپ میرے قریب آئے، میں قسم کھا کر کہتی ہوں، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے اگر کچھ کیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ شاہ میر بستر پر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے دوپٹہ درست کرنے لگا، پھر غصے بھری آواز میں بولا، بس خاموش رہو، مجھے تمہاری آواز نہیں چاہیے۔ تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو، تم اب میری بیوی ہو اور بیوی شوہر کے لیے ہوتی ہے۔ میرا حق ہے اور مجھے وہ چاہیے، تمہیں پسند ہو یا نہ ہو، یہ حقیقت بدل نہیں سکتی۔ مرحا آنسو پوچھتے ہوئے بے بسی سے بولی، یہ ظلم ہے، میں نے اس نکاح کو دل سے کبھی قبول نہیں کیا۔ آپ میرا بھروسہ نہیں توڑ سکتے۔ آپ، شاہ میر نے تیز نظروں سے اسے گھورا اور دبے سور میں بولا، مرحا، اب جو کچھ بھی ہوا ہو گیا، تمہارے انکار یا ضد سے کچھ نہیں بدلے گا۔ یہ شادی پوری برادری کے سامنے ہوئی ہے، تم میرا نام لے کر اس گھر میں بیٹھی ہو، اب چاہے روتے ہوئے چاہے ہنستے ہوئے تمہیں اس حقیقت کو ماننا ہی ہوگا۔ رات لمبی تھی، کمرہ روشن مگر دل اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کمرے میں خاموشی کی گہری چادر تنی ہوئی تھی۔ مرحا کے آنسو اب بھی دوپٹے کے پلو میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ بوجھل سانسوں کے ساتھ اپنی جگہ جمی ہوئی بیٹھی تھی۔ شاہ میر اس کے قریب آیا۔ مرحا کا دل اور بھی تیز دھڑکنے لگا۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، نہیں، پلیز مجھے مت چھوئیں، میں تیار نہیں ہوں۔ مگر شاہ میر کے لہجے میں ایک عجیب سا فیصلہ تھا، جیسے وہ اب کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ ہو۔ وہ جھکا، اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے بولا، مرحا، اب تم میری ہو، چاہو یا نہ چاہو، یہ حقیقت ہے۔ مرحا نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی پکڑ مضبوط تھی۔ وہ روتی رہی، ورودھ کرتی رہی، مگر وہ قریب آتا چلا گیا۔ اس کی سانسیں مرحا کے چہرے سے ٹکرائیں تو اس کے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ پھوٹ کر بولی، یہ زبردستی ہے، یہ گناہ ہے، آپ مجھے مت چھوئیں۔ شاہ میر کے چہرے پر کڑی سنجیدگی تھی، مگر ایک پل کو اس کی آنکھوں میں چاہت کی تپش جھلکنے لگی۔ وہ جھکا اور اپنے ہونٹ اس کے گال کے قریب لے آیا۔ اس کی سختی میں بھی ایک نرمی تھی، جیسے اپنے حق کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ تسکین تلاش کر رہا ہو۔ مرحا نے دونوں ہاتھوں سے اسے روکا، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ اس کے ہونٹوں کی ہلکی سی گرمی مرحا کے چہرے پر بکھری اور اس کا دل چیخوں اور سسکیوں کے بیچ گھٹتا چلا گیا۔ کمرہ اب اس جدوجہد اور خاموش اذیت کا گواہ بن چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس میں سما گیا تھا، اسے اپنا بنا لیا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آبھا کے ساتھ نکلا تھا۔ ہلکی دھوپ آنگن کے شیشوں سے چھن کر ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہی تھی، مگر کمرے کی فضا میں روشنی نہیں تھی، گھٹن تھی۔ مرحا بری طرح سسک رہی تھی۔ اس کا چہرہ رو رو کر لال ہو چکا تھا اور آنکھیں سوج چکی تھیں۔ وہ شانزے بیگم کے سینے سے لپٹ کر لگاتار یہی دہرا رہی تھی، بڑی امی، مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے یہاں مت رکھیے، یہ میری شادی نہیں تھی، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی،
میرے ساتھ زبردستی ہوئی ہے۔ شانزے بیگم کا ہاتھ اس کے سر پر تھا، مگر ان کا چہرہ بھی الجھن اور پریشانی سے بھرا ہوا تھا۔ تبھی دروازہ زور سے کھلا اور شاہ میر اندر آیا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں، آنکھوں میں سختی اور پورے وجود سے غصہ جھلک رہا تھا۔ اس کی بھاری آواز گونجی، بہت زبان چل رہی ہے تمہاری، بتاؤں کہاں رہنا ہے اور کہاں نہیں۔ مرحا کے ہونٹ تھر تھرا گئے، وہ ایک دم ساکت ہو گئی۔ ڈر کے مارے ماں جیسی ہستی کے سینے میں اور چھپ گئی۔ پریشان آنکھوں سے شاہ میر کو دیکھا جو آگ ببولا ہو کر سامنے کھڑا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ کوئی مر گیا ہے جو اتنے آنسو بہا رہی ہو؟ مرحا بھررائی ہوئی آواز میں بولی، مجھے میری امی کے گھر جانا ہے، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ ظلم ہے، عزت کے نام پر میری زندگی برباد کی گئی ہے، میں اپنی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی۔ شاہ میر نے ایک طنزیہ قہقہ لگایا، زندگی برباد؟ تمہارا دماغ درست کر دوں گا میں۔ سن لو مرحا، میں کوئی اٹھائی گیر نہیں ہوں، تمہارا شوہر ہوں، اور شوہر کے ساتھ یوں زبان درازی مجھے پسند نہیں۔ وہ اور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ شانزے بیگم جلدی سے بولیں، کیا ہو گیا ہے شاہ میر؟ اتنے غصے سے کیوں بات کر رہے ہو؟ یہ بچی ڈری ہوئی ہے۔ شاہ میر پلٹ کر بولا، امی آپ چپ رہیے، یہ سب میں سنبھال لوں گا، اس کا دماغ مجھے ہی ٹھیک کرنا آتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور مرحا کا بانح سختی سے پکڑ لیا۔ مرحا چیخ مار کر بولی، چھوڑ دیجیے مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دیجیے بڑی امی، مجھے بچائیے۔ مگر شاہ میر کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ اس نے اس کا بانح اور مضبوطی سے تھاما اور زور سے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ مرحا بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ شانزے بیگم کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ چلو میرے ساتھ، شاہ میر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مرحا روتے ہوئے ورودھ کرنے لگی، دروازے کے پلے تھامنے کی کوشش کی، مگر اس کی پکڑ سے بچ نہ سکی۔ اس کی سسکیاں اور التجائیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ میں نہیں جاؤں گی، مجھے چھوڑ دو، یہ ظلم ہے، بڑی امی پلیز کچھ کریں۔ شانزی بیگم بے بسی سے سب دیکھ رہی تھیں۔ ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے، مگر وہ بیٹے کے سامنے کچھ نہ کہہ سکیں۔ شاہ میر اسے گھسیٹتے ہوئے باہر نکال لایا۔ مرحا قدم سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی، مگر بار بار زمین پر لڑکھڑاتی۔ اس کے آنسو زمین پر بکھرتے جا رہے تھے اور کمرہ اس کے درد کی گونج سے بھر گیا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزر گیا۔ وہ اپنے کمرے میں ہی رہی۔ بالکنی پر شام کا دھندلکا اتر رہا تھا، آسمان پر چاند نکل چکا تھا اور ٹھنڈی ہوا دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ مرحا آنسو چھپانے کی کوشش کرتی ہوئی خاموش کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور دل میں درد کی گہرائی تھی۔ وہ چاند کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس کی چمک سے اپنا دکھ بانٹنا چاہتی ہو۔ کچھ لمحوں بعد پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ شاہ میر دھیرے دھیرے چلتا ہوا آیا اور اس کے برابر کھڑا ہو گیا۔ وہ بولا، کیا سوچ رہی ہو؟ مرحا چونکی، جیسے ہوش میں لوٹ آئی ہو۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ سنبھالا اور کمرے کی طرف بڑھنے لگی، مگر شاہ میر نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی پکڑ سخت تھی اور لہجہ حکم بھرا، رکو، یہیں کھڑی رہو، مجھے بتاؤ کیا سوچ رہی ہو؟ تمہارے دماغ میں جو بھی ہے ایک ایک بات سننی ہے مجھے۔ مرحا نظریں جھکاتے ہوئے کانپتی آواز میں بولی، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، جب بھی بات کرتی ہوں آپ غصہ کر دیتے ہیں۔ آپ کو سامنے والا انسان ہی نہیں لگتا۔ آپ نے میرے ساتھ جو کیا ہے وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ شاہ میر کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ وہ دہاڑ کر بولا، میں نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ بولو۔ تم نے بڑوں کی مرضی سے نکاح کیا ہے، میں نے تمہارے سر پر بندوق نہیں رکھی تھی، پھر یہ الزام کیوں؟ مرحا کے آنسو بہنے لگے۔ وہ کانپتے ہوئے بولی، یہ سب آپ ہی نے کروایا ہے، مجھے سب پتہ ہے۔ شاہ میر کے تیور اور سخت ہو گئے۔ وہ جھک کر بولا، اچھا، کس نے کہا تمہیں کہ سب میں نے کروایا ہے؟ مرحا کچھ پل خاموش رہی، پھر آنسو پوچھتے ہوئے ہمت کر کے بولی، تو خاندان میں اور لڑکیاں بھی تھیں، آپ ان سے شادی کر لیتے، صرف میرا ہی چناؤ کیوں ہوا؟ شاہ میر نے تلخی سے ہنکارا بھرا اور سخت لہجے میں بولا، کیونکہ تم ہمارے خاندان کی ہو، پھوپھو کی بیٹیاں الگ خاندان کی ہیں، ان سے شادی ممکن نہیں تھی۔ تم جانتی ہو ہمارے خاندان کے
عزت صرف تم ہی سنبھال سکتی تھی۔ مرحا نے سر انکار میں ہلایا۔ یہ اصول صرف میرے لیے کیوں ہیں؟ میں انسان نہیں ہوں، میری مرضی کی کوئی اہمیت نہیں۔ شاہ میر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، باتوں میں وقت ضائع مت کرو، رات زیادہ ہو رہی ہے، اندر چلو۔ مرحا ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، مجھے نہیں جانا اندر، مجھے یہ قید قبول نہیں۔ شاہ میر نے اس کی مزاحمت پر دانت بھینچ لیے، اس کا ہاتھ پھر سے سختی سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے بولا، بس ضد ختم کرو، تمہیں اندر جانا ہی ہوگا۔ مرحا زور زور سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی رہی۔ چھوڑ دیجیے مجھے، آپ کو میرا درد کیوں نہیں سمجھ آتا؟ آپ مجھے میری مرضی سے جینے کیوں نہیں دیتے؟ مگر شاہ میر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی پکڑ پہلے سے اور بھی مضبوط ہو گئی۔ وہ مرحا کو گھسیٹتا ہوا کمرے کی اور لے گیا۔ مرحا کی سسکیاں ہوا میں گونج رہی تھیں، چاند کی روشنی اس کے آنسوؤں پر جھلک رہی تھی اور شام کی ٹھنڈی ہوا بھی اس کی بے بسی کو کم نہیں کر پا رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور ایک ہفتہ اور بیت گیا۔ اس شام کمرے کا ماحول کچھ الگ سا تھا۔ پردوں کے پیچھے سے ہلکی روشنی بھیتر آ رہی تھی اور خاموشی ایسے چھائی تھی جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ مرحا دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کی نظر شاہ میر پر پڑی، جو بستر کے کنارے بیٹھا لیپ ٹاپ پر ویست تھا۔ چہرہ بے حد سنجیدہ تھا اور انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے چل رہی تھیں۔ مرحا ہچکچاتے ہوئے پاس آئی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ وہ دھیرے سے اس کے برابر بیٹھ گئی اور نرم لہجے میں بولی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، تھوڑا وقت مل سکتا ہے؟ شاہ میر نے ایک نظر اس پر ڈالی، جیسے پل بھر کو سوچ میں پڑ گیا ہو، پھر خاموشی سے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور سر ہلا کر بولا، کہو کیا کہنا ہے؟ مرحا کچھ لمحوں تک گہری خاموشی میں ڈوبی رہی۔ اس کے چہرے پر الجھن اور آنکھوں میں ڈھیروں سوال تھے۔ پھر ہمت جٹا کر بولی، میں بہت کنفیوز ہو رہی ہوں۔ شادی سے پہلے آپ مجھے پڑھائی کے لیے پروتساہت کرتے تھے، ہمیشہ کہتے تھے محنت کرو، آگے بڑھو، لیکن اب آپ بالکل خاموش ہیں۔ میں سجتی سنورتی ہوں تو بھی آپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اور آپ نے دونوں میل شیف کو بھی اچانک نکال دیا، صرف خواتین ملازمائیں رکھی ہیں۔ بڑی امی بھی یہی کہہ رہی تھیں۔ شاہ میر، آپ چاہتے کیا ہیں؟ آج آپ صاف صاف بتا دیجئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ شادی آپ کی اپنی مرضی سے ہوئی ہے، سب کچھ پہلے سے ایک پلان کے تحت؟ یہ کہتے کہتے اس کی آواز رند گئی۔ شاہ میر نے گہری سانس لے کر کچھ لمحوں تک اسے دیکھا، پھر بستر کی پیٹھ سے ٹک ہٹائی اور اس کے قریب آ کر دھیرے سے بولا، سچ جان کر کیا کرو گی؟ مرحا نے ترنت جواب دیا، آنکھوں میں آنسو اتار آئے، کم سے کم مجھے سکون تو ہوگا کہ میں آپ پر زبردستی نہیں تھوپی گئی۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ شاہ میر نے اچانک آگے بڑھ کر اس کی کمر میں باہیں ڈال دیں۔ مرحا چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ بہت قریب آ گیا تھا، آواز بھاری اور گہری تھی، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، شادی سے پہلے بھی اور اب بھی۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہارے گھر کیوں آتا تھا؟ تمہیں پڑھانے کے بہانے، صرف تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے۔ مرحا کے ہونٹ کانپ گئے، وہ کچھ بول نہ سکی۔ شاہ میر نے اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا اور سلسلہ جاری رکھا، جس لڑکی سے میری شادی ہونے والی تھی وہ سب ایک ڈرامہ تھا، اسے میں نے ہی کرائے پر رکھا تھا تاکہ سب کو بہکا سکوں، اصل مقصد صرف تم تک پہنچنا تھا۔ میں سیدھے تمہارا رشتہ کبھی نہیں مانگ سکتا تھا، بابا تمہارے بابا کو کمتر سمجھتے تھے اور امی بھی کبھی رضامند نہ ہوتیں، لیکن جب ہماری برادری کی عزت کا سوال آیا تو سب خاموش ہو گئے، تبھی تمہیں خوشی خوشی قبول کر لیا گیا۔ مرحا نے آنسو بھری آنکھوں سے حیرت سے سر اٹھایا، یعنی یہ سب آپ کا ہی کیا دھرا تھا؟ میں بالکل ٹھیک سوچ رہی تھی۔ شاہ میر نے مسکرا کر اس کے گال پر ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں بولا، تو اور کیا، تم مجھے بہت اچھے سے جانتی ہو اور مجھے اس پر فخر ہے۔ مرحا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار یہ کمزوری کے نہیں، سکون کے آنسو تھے۔ وہ دھیمے سے بولی، آپ نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا؟ شاہ میر نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا
اور محبت بھری مسکان کے ساتھ کہا، کیونکہ تمہیں کھونا میرے لیے ناممکن تھا، میں نے سب کچھ داؤں پر لگا کر یہ شادی کی، صرف اس لیے کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ مرحا کا دل پگھل چکا تھا، کیونکہ اس ایک ہفتے میں وہ اس کے اتنا قریب آ گیا تھا کہ اسے یہ سب سوچنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے شاہ میر کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے بولی، اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس یہ یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ شاہ میر نے نرمی سے اس کے آنسو پوچھے اور پیار سے کہا، ہمیشہ رہوں گا۔ اب یہ آنسو نہیں، صرف مسکراہٹیں ہونی چاہیے۔ مرحا نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور پہلی بار اس کے دل پر اطمینان اتر آیا۔ کمرے کا ماحول بدل چکا تھا، خاموشی کے بجائے اب محبت کی خوشبو پھیل چکی تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں اب وہی سکون تھا جس کی تلاش نے انہیں ایک دوسرے تک پہنچایا تھا۔ ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا، خوشیوں اور محبت کے ساتھ۔